हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव। प्यारे साथियों, आज बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार वैकेंसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें आपकी योग्यता 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन अलग अलग लेवल पर है। और जैसा कि मैंने कहा था कि भाई सीआरपीएफ में नई भर्ती और बड़ी भर्ती आ रही है, तो आप सभी को पता होगा कि सीआरपीएफ में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 9000 से भी अधिक पदों पर। तो प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं आपका इनकम टैक्स ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं और इसकी वैकेंसियों में क्या क्या पद हैं। ठीक है, आइए पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में देना चाहूँगा। सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ध्यान से देखिएगा पूरी जानकारी को, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार जानकारी आप सभी के लिए है साथियों। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले आप जो देखेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए, यहाँ है इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026, पोस्ट लगभग 7500 प्लस, और चेक ऑफिशियल आपको जो है वो चेक करना होता है। बाकी हम सारी जानकारी आपको दे ही रहे हैं। डिपार्टमेंट जो है आपका क्या है, इनकम टैक्स है। और जो आपकी वैकेंसीज हैं टोटल वो हैं अप्रोक्स 7500। ऑल इंडिया रिक्वायरमेंट आपकी रहती है, जो रिक्रूटमेंट होती है ऑल इंडिया होती है। और पोस्ट डिटेल के भी विषय में बात करें तो इनकम टैक्स ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट, एमटीएस, क्लर्क, असिस्टेंट, इस तरीके से आपकी वैकेंसी रहती है। अगर मैं योग्यता की बात करूं तो योग्यता जो है आपकी एमटीएस के लिए तो है आपकी 10वीं पास, क्लर्क के लिए रहती है, असिस्टेंट के लिए 12वीं पास, टैक्स असिस्टेंट और इनकम टैक्स ऑफिसर इसके लिए रहती है स्नातक। यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, आप ग्रेजुएट होने ही चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करेंगे। यहाँ क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपसे कहा 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट वाइज डिफरेंट, यानी कि आपकी जो भी पोस्ट है उसके अनुसार आपकी डिफरेंट रहती है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा यहाँ पर कि इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, असिस्टेंट में ये जो होता है ना क्लर्क असिस्टेंट, इसके लिए आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है। एमटीएस के लिए बात करें तो इसमें 10वीं पास होना अनिवार्य है। और ये जो आपकी वैकेंसी होती है ये होती है स्नातक। स्नातक यानी कि आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और टैक्स असिस्टेंट ये भी आपका स्नातक की ही कैटेगरी में आता है। बात क्लियर है? चलिए, अब ये तो हमारी हो जाती है यहाँ से क्वालिफिकेशन। इसके बाद में हम बात करते हैं उम्र सीमा को लेकर के, क्योंकि उम्र सीमा सबसे ज़्यादा मायने रखती है जब भी हम किसी भी फॉर्म को डालते हैं। ऐसी पोस्ट के लिए या ऐसे डिपार्टमेंट में वो सभी युवक ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म डालते हैं जिनकी इस सब जगह से डिस्क्वालीफाई वो हो जाते हैं। और वैसे भी आप सबको पता है ऐसी पोस्ट के लिए उम्र अच्छी ही आती है। जैसे 18 से 35 इसमें क्लियरली दे रखा है। तो जो रिलैक्सेशन है आपका SC ST के लिए 5 साल का है और OBC के लिए 3 वर्ष का है। मतलब सीधा सा है कि 18 से लेकर के 35 वर्ष है और 35 से 38 है और फिर जी आपका 40 वर्ष है। ये तो हो जाएगी OBC के लिए, ये हो जाएगी SC और ST के लिए। क्योंकि जो गवर्नमेंट के रूल हैं वो हमेशा वही रहते हैं कि SC ST को 5 वर्ष की यहाँ पे छूट और OBC को, ये जनरल और EWS के लिए है। ठीक है, ये जनरल और EWS के लिए है 35 वर्ष, बाकी सभी के लिए छूट का प्रावधान ये रहता ही है। ठीक है, चलिए, तो उम्र सीमा की हम बात करें तो उम्र सीमा काफ़ी है, उम्र सीमा में कोई दिक्कत आपको मिलने वाली है नहीं। नेक्स्ट है आपकी सैलरी की बात करते हैं। तो देखो सैलरी जो है पोस्ट वाइज अलग अलग लेवल से अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि एमटीएस की बात करें तो इसका जो बेसिक निकल के आता है वो 18,000 से 22,000 के बीच में होता है। टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो लगभग इसका 25,000 से 35,000 होता है। ऑफिसर की बात करें तो 44,900 के आसपास होता है। ये आपको जो बताई गई है ये है बेसिक। मतलब अगर हम इसकी क्लियरली वैसे देखें तो ये वेतन जाके बैठेगा कम से कम आपका 56,000 के आसपास मंथली। जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो ये सैलरी आपकी 56,000 के आसपास जाकर के बैठती है। लेकिन टैक्स असिस्टेंट की जैसे 35,000 है तो ये तकरीबन आपकी बैठेगी, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 75,000 से लेकर के लगभग 80,000 के आसपास ये आपका वेतन बैठेगा। और ये जो है ये मेरे ख्याल से बैठना चाहिए आपका लगभग 92,000 के आसपास। ठीक है, 92,000 से प्लस जाएगा, हो सकता है लाख प्लस भी जाए। ये जो है
इसमें अलग अलग सारी चीज़ें भी जोड़ी जाती हैं, जैसे एच आर ए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, DA, TA, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आपका जो सैलरी होता है ये काफ़ी अच्छा मतलब बन जाता है जब इसको फाइनली हम देखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो क्या होती है कि टैक्स डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है आपकी CGL के थ्रू ज़्यादातर भरी जाती है, लेकिन अक्सर जो है इसमें आप देखोगे डिपार्टमेंट में जो है और या तो ऑफलाइन या फिर अलग से भी जो है इसकी वैकेंसी फिल की जाती हैं। जैसे आप देखते होंगे जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हैं जैसे CISF BSF, उनकी भर्ती इंक्लूड जो करके सारी भर्ती एक साथ कराता है, SSC कराता है सिपाही के लिए, लेकिन उनकी जो भर्ती हैं और डिपार्टमेंट्स में या मैं यूँ कहूँ और ट्रेड में, जैसे कि ट्रेडमैन की भर्ती होती है तो ट्रेडमैन की भर्ती को कोई नहीं कराता है ना, वो कौन कराता है, विभाग ही कराता है। उसी तरीके से ये इसमें है, जैसे SSC में मतलब SSC जो CGL होता है उसके थ्रू सीधे ऑफिसर्स की ज्वाइनिंग होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह में या कस्टम्स में। लेकिन ये जो वैकेंसी होती है जैसे क्लर्क है, असिस्टेंट है ना, इनकी सभी की भर्ती कौन करता है, इनका डिपार्टमेंट ही करता है। तो वही चीज़ है, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इस प्रकार की भर्ती होती है इसमें आपकी भर्ती डिपार्टमेंट के द्वारा जब कराई जाती है तो इसमें बढ़िया मौका इसलिए रहता है, कंपटीशन कम रहता है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसमें जी आपका रिटन एग्जाम होता है, स्किल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आप सोच रहे होंगे स्किल टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्लर्क है, ठीक है, या असिस्टेंट है, तो भाई इसमें क्या होता है, सबसे मेन चीज़ आपकी टाइपिंग है। टाइपिंग आज की डेट में किसी भी डिपार्टमेंट में क्लर्क बनने जा रहे हैं आप तो 30 वर्ड प्रति मिनट और आपका 35 वर्ड प्रति मिनट ये होता है, ठीक है। 30 वर्ड प्रति मिनट और जी आपका 35 वर्ड प्रति मिनट। ये जो आपको यहाँ पर रेशो दिख रहा है ये तो होता है आपका हिंदी का, ये तो आप अगर हिंदी में टाइपिंग करते हो तो ये रेशो रहना चाहिए, और अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो फिर आपका ये रेशो रहना चाहिए। दोनों में से कोई सी एक टाइपिंग को आपको पास करना अनिवार्य होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं कभी भी किसी में भी भर्ती में आप जा रहे हैं क्लर्क के लिए, ठीक है। टॉपिक जो आपके होंगे एग्जाम का जो पैटर्न होगा, GK और GS, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, तो ये जो है आपका 25-25 नंबर के यहाँ पर या 25-25 आपके क्वेश्चन होते हैं और ये होते हैं आपके 100 प्रश्न होते हैं। 100 के 100 प्रश्न 100 नंबर के होते हैं और 1/4 की आपकी क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको यहाँ पर मिलती है, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार इसका एग्जाम होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि एग्जाम का पेपर का लेवल इजी होता है, नहीं, पेपर का लेवल टॉप होता है जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होना चाहिए, उसी तरीके से आपका इसमें देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब आगे मैं बढ़ता हूँ तो आगे देखेंगे। आगे है इसमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपको विजिट करना है, रजिस्टर करना, फॉर्म फिल करना है, सबमिट, फीस करनी है, इसके लिए ये चीज़ें रहती हैं। इसमें जो वैकेंसी है जिस पर नोटिफिकेशन आपका जारी है, लेकिन अभी फ़िलहाल में इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने की जो डेट है अभी वो नहीं हुई है एक्टिवेट, तो इसके लिए जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे तो आपको हम जो है सूचित करेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यानी सरकारी नौकरी है, अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो इस तरीके के विभाग जो भी हैं उनमें सभी में फॉर्म डाले करो, इनकम टैक्स की क्या कोई सा भी हो, उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपकी तैयारी है होगी तो आप किसी ना किसी में अपना एग्ज़ाम निकाल लोगे और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सभी साथियों को मैं यही कहना चाहूँगा, ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करके रखो, जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे हम आपको सूचित अवश्य करेंगे, ठीक है। और कोई भी साथी ऐसा ना हो जो अपनी तैयारी में लगा हुआ ना हो। सिलेबस हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में सिलेबस सेम होता है, GK, GS, इंग्लिश और मैथ्स, यही 4 सब्जेक्ट होते हैं। इनकी तैयारी अगर प्रॉपर है तो फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।